द अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सारे के सारे अकेडमी वाले बच्चे 1963 की टाइमलाइन में एक साथ पहुंच चुके हैं, जहां पे नंबर 5 को आते ही हेजल ने बता दिया था कि कयामत जल्द से जल्द आने वाली है। इसी के कारण वो एक एक करके अपने भाई बहनों को ढूंढने लगा था। हमें सभी के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया गया था कि आखिर कौन सा अकेडमी का मेंबर अभी इस समय क्या कर रहा है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें सीन पास्ट का दिखाया जाता है। ये उस समय का वक्त था जब हेजल ने हैंडलर को मार दिया था और हैंडलर को मार देने के बाद में 2 लोग उसकी बॉडी कमीशन के अंदर जाके जलाने वाले थे, लेकिन तभी एक आदमी को पता चलता है कि हैंडलर की आंखें ब्लिंक कर रही है। हैंडलर अभी तक भी नहीं मरी है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब नंबर 5 ने उसे बॉम्ब से उड़ाया था वो तब भी नहीं मरी। हेजल ने जब उसके सर पे बंदूक शूट करी वो तब भी नहीं मरी और जिंदा होके वापस से एक बार कमीशन के ऑफिस में पहुंच जाती है। लेकिन तब तक वहाँ की पॉलिटिक्स चेंज हो चुकी थी। अब हैंडलर को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया था, बल्कि यहाँ पे कोई और सीनियर ऑफिसर पहुंच गया था और ऊपर से अब तो हैंडलर को डिमोट भी कर दिया गया था, इस चक्कर के अंदर कि उसने नंबर 5 का पूरा केस बर्बाद कर दिया। उसे नंबर 5 को पकड़ना था, लेकिन नंबर 5 ने तो खुद के और खुद के भाई बहनों की जान बचा के पूरे यूनिवर्स को तबाह कर दिया था, लेकिन बाकी के सारे भाई बहन बच गए थे। हैंडलर का एक सीनियर बना दिया गया था जिसका नाम हब था और इसे हमने लास्ट सीजन के अंदर भी देखा था, जो कि उस समय किसी जूनियर पोजीशन पे था। हर अब हैंडलर को अपने साथ लेके जाता है और उसे अपनी सीट दिखाता है, जहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे नंबर 5 की सीट ही हैंडलर को दी गई थी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उस जगह पे काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसी के साथ में नंबर 5 लूथर को अभी भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो नंबर 1 है और उसे सारे भाई बहनों की मदद करनी होगी। एक बार फिर से कयामत आ रही है और उसके साथ जो भी हुआ इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। लूथर कहता है कि तुम्हारे साथ ये बार बार हो सकता है, लेकिन मेरे साथ ये बार बार नहीं हो सकता। मैं किसी का बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं नंबर 1 नहीं हूँ, मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही चले जाना चाहिए। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस हो चुकी थी और नंबर 1 यानी कि लूथर जो काम करता है किसी की बॉडीगार्ड होने का, वही काम करने लगता है। अब जैसा कि हमें पता चला था कि कार्ल भी यहीं पे ही है, यानी कि सीसी का हस्बैंड, जो कि यहाँ से बहस करके जाने लगता है। उसकी इतनी हालत नहीं थी कि वो खुद कार ड्राइव करके यहाँ से चला जाए। इसी के कारण वो अपने घर पे कॉल करता है ताकि सीसी उसे लेने के लिए आए। नंबर 5 को अपने पॉकेट के अंदर एक कैसेट मिलता है। ये कैसेट अब से पहले इसके पॉकेट में नहीं थी, लेकिन हमने देखा था कि हेजल ने ही नंबर 5 के पॉकेट में ये कैसेट डाला था। यहाँ दूसरी तरफ वानिया हर समय न्यूज़पेपर के अंदर चेक किया करती थी क्या उसे अब कोई जानने वाला है या अभी भी उसे कोई भी नहीं जानता। इसी समय सीसी बाहर आती है और बताती है कि कार्ल का उसके पास में कॉल आया था, उसकी हालत ठीक नहीं है और सीसी उसे लेने के लिए जा रही है। लेकिन इसी समय हार्लिन यहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि खुद की मॉम से जिद करने लगता है कि वो उसे स्टोरी सुनाए। तब वानिया कहती है कि तुम इसे स्टोरी सुनाओ, कार्ल को जाके मैं ले आऊंगी। जिसके बाद सीन डिएगो और लाइला के ऊपर शिफ्ट होता है। कुछ ही देर पहले इनके ऊपर बहुत जबरदस्त हमला हुआ था। इन्हें ये भी नहीं पता था कि आखिर इनके ऊपर अटैक कर कौन रहा है, लेकिन ये अपनी जान बचा के दोनों ही भाग रहे थे। दोनों ही पागल खाने से भागे हुए थे, लेकिन दोनों की हरकतें पागलों वाली तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि इन्हें अच्छी खासी फाइटिंग आती थी, लोगों से बचना आता था, कार चलाना आता था। तो फिर आखिर ये पागल कैसे हुए? लाइला वहीं पे पास में खड़ी हुई गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और डिएगो को गाड़ी में बैठ के चलने के लिए कहती है। अब तक वानिया कार्ल को लेने के लिए पहुंच गई थी, जहाँ पे कार्ल का कहना था कि क्या सीसी गुस्सा है, तो वानिया कहती है कि हाँ, तुमने झूठ बोला था उससे कि तुम किसी काम की पर्पस से गए हो। लूथर को असल के अंदर कार्ल का पर्स दिखाई देता है। इसी के कारण वो उसे लौटाने के लिए जैसे ही बाहर आता है तो उसे कार के अंदर बैठी हुई वानिया दिखाई देती है। अब वानिया की मेमोरी तो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, तो वो लूथर को नहीं जानती थी। लेकिन लूथर जब वानिया को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर वानिया वापस से इसी टाइमलाइन के अंदर उसके सामने कैसे पहुंच सकती है। इसी के साथ हम उन 3 भाइयों को भी देखते हैं जो कि कंटिन्यूअसली सबको मारने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और अभी किसी नए घर की तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद हम एलिसन और रेमंड को देखते हैं। इनके घर पे कोई नॉक करता है। जब एलिसन दरवाजा खोलती है तो पता चलता है कि यहाँ पे व्हाइट ऑफिसर्स आए हैं और असल के अंदर ये इसलिए आए हैं क्योंकि कल रात एलिसन ने अपने पार्लर पे एक व्हाइट मैन को मारा था, जिसके चक्कर में व्हाइट ऑफिसर्स ने बिना किसी से पूछे रेमंड को अरेस्ट कर लिया। एलिसन के पास में पावर्स थी कि वो इन सबको रोक सकती थी, लेकिन वो रेमंड के सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती और इसी चक्कर के अंदर रेमंड गिरफ्तार हो जाता है। अब यहाँ पे नंबर 5 एलियट के पास में पहुंच जाता है और उसे उस क्लिप को क्लीन करने के लिए देता है, लेकिन एलियट काफी सारी बातें बनाने लगता है कि आखिर ये क्लिप कहाँ से आई है, ये सब क्या है, तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो। लेकिन नंबर 5 कैसे तैसे करके एलियट से बात मनवा लेता है कि वो इस क्लिप को क्लियर करके देते। इतनी ही देर में उसके रेडियो पे न्यूज आती है कि पागल खाने से पागल भाग गए हैं। तभी नंबर 5 को याद आता है कि इसका मतलब डिएगो यहाँ से भाग गया है और अगर डिएगो भागा है तो सबसे पहले वो उसी आदमी को पकड़ेगा जो कि प्रेसिडेंट को मारने वाला है। सेम टाइम पे हम डिएगो और लाइला को ही देखते हैं। वो लाइला के साथ में उस आदमी के पास में पहुंचा था जो कि प्रेसिडेंट को मारने वाला था। डिएगो का प्लान था कि वो उस आदमी की उंगली काट देगा ताकि वो गन ही ना चला पाए। तो लाइला बताती है कि हो सकता है कि वो आदमी दूसरे हाथ से गन चलाता हो, तब तुम क्या करोगे? इससे अच्छा कि हम सीधा उसी आदमी को मार दे। तो डिएगो कहता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, किसी भी क्राइम के होने से पहले हम उसकी टाइमलाइन नहीं बिगाड़ सकते। इन दोनों की बातों के बीच में नंबर 5 यहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि डिएगो को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डिएगो नंबर 5 के साथ नहीं जाना चाहता था। तो नंबर 5 डिएगो को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चले तो मैं अभी के अभी पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पे बुला लूंगा और बता दूंगा कि तुम यहाँ पे पागल खाने से भाग कर आए हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा इनाम भी है। डिएगो नहीं चाहते हुए भी नंबर 5 के साथ चला जाता है। इसी के साथ हम एलिसन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंची
थी रेमंड से मिलने के लिए, लेकिन पिछले 2 घंटे से उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था, न ही उसे किसी चीज का जवाब दिया जा रहा था। हम यहाँ पे क्लाउस को भी देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड के अंदर कार चुरा के भागा था लेकिन पकड़ा गया। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि क्लाउस को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। असल के अंदर क्लाउस एक बाबा बन के घूम रहा था और यह आदमी क्लाउस से मिलके तो मानो धन्य हो गया था। वो क्लाउस के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि बाबा मैंने आपके सारे प्रवचन सुने हैं। अब क्लाउस को इन सब बातों में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, इसी कारण वो उस आदमी को थोड़ी दूर करने की कोशिश करता है और जाके दूसरी तरफ बैठ जाता है और शेक्सपियर की कोई लाइन बोलता है। इसी समय हमें पता चलता है कि रेमंड भी इसी जेल के अंदर बैठा है। क्लाउस और रेमंड के बीच में बात होती है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि ये दोनों एलिसन से जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर के अंदर क्लाउस की बेल हो जाती है और पता चलता है कि बड़े से गवर्नर ने क्लाउस को छुड़वाने की अपील दी थी। तो रेमंड उसे जाने से पहले कहता है कि क्या तुम्हारे इतने बड़े बड़े लोगों से पहुंच है? तो क्लाउस कहता है कि नहीं नहीं, मेरे तो बस कुछ अमीर दोस्त हैं। जाने से पहले रेमंड कहता है कि अगर तुम बात ऊपर तक पहुंचा सको तो जरूर पहुंचाना कि यहाँ पे कुछ निर्दोष लोग भी बैठे हैं जिन्हें बेवजह अरेस्ट किया गया है। इसी के साथ में नंबर 5 डिएगो और लायला एलियट के घर पे पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ पे जाते ही एलियट ने इन तीनों के सामने बंदूक तान ली थी। असल के अंदर एलियट ने जब उस क्लिप को क्लीन किया था तो उस क्लिप को देखा भी था, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था। लेकिन नंबर 5 ने एक ही मिनट में बात संभाल ली थी क्योंकि उसे टेलीपोर्ट होना आता था और वो गन को उठा लेता है। जिसके बाद अब टाइम था इस क्लिप को देखने का। पता चलता है कि ये वो दिन है जो कि तकरीबन 6 दिन आगे है। 22 नवंबर 1963 की क्लिप है जिस दिन प्रेसिडेंट की मौत होने वाली है। कोई बूढ़े लोग इस क्लिप को बना रहे हैं और तभी एकदम से ये क्लिप रुकती है और नंबर 5 का पूरी तरीके से ध्यान जाता है। नंबर 5 और डिएगो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इन्होंने अपनी आंखों से क्या देख लिया है। इन लोगों के सामने सर हारग्रीव्स खड़े थे, यानी कि इनके फादर जो कि 1963 के अंदर प्रेसिडेंट की मौत का एक हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन सर हारग्रीव्स कौन थे? ना तो ये बात लायला को पता थी और ना ही बात ये एलियट को पता थी। इसी के साथ वो तीनों लोग जो कि कमीशन से आए थे वो एक लेडी के घर पे पहुंचते हैं कमरा किराए पे लेने के लिए। इसी के साथ सीन या वान्या के घर के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे हार्लन गेम खेल रहा था और हमें पता चलता है कि लूथर उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन लूथर उससे मिलने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए आया था क्योंकि उसके पास में गन थी। वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे लायला गेम खेल रही थी हार्लन के साथ में। लूथर जैसे ही वान्या का नाम लेता है तो वान्या बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तुम आखिर मेरे क्या लगते हो? मैं इतने दिनों से न्यूज़पेपर में डाल रही थी ताकि कोई तो मुझे ढूंढ ले। तो लूथर कहता है कि देखो नाटक करना बंद करो। तो वान्या कहती है कि प्लीज मेरी बात समझो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे पास में एक भी मेमोरी नहीं है, तुम आखिर मेरे क्या लगते थे? तभी लूथर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो वान्या कहती है कि आखिर ऐसा क्या किया था तुमने? तो लूथर कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था, मैं सारी चीजों को ठीक कर सकता था लेकिन मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाया, मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। वान्या को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर लूथर से उसका रिलेशन क्या है और वान्या ने क्या किया है या फिर लूथर ने क्या किया है। इतनी ही देर के अंदर हार्लन डर जाता है और सीधा वान्या के पास भाग के आता है। तो लूथर पूछता है कि ये किसका बेटा है? इतनी ही देर में पीछे से सीसी गन लेके आती है और कहती है कि ये मेरा बेटा है और जल्दी बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो। तब यहाँ पे लूथर काल का पर्स निकालता है और बताता है कि ये वॉलेट कल बार के अंदर गिरा हुआ था, मैं बस उसी को देने के लिए आया था। सीसी वॉलेट को चेक करती है और बताती है कि अगर आए हो तो चोरी छुपे आने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा दरवाजे से आ सकते थे। जिसके बाद लूथर यहाँ से चला जाता है। उसी के साथ हम उन तीनों किलर्स को देखते हैं जो कि आपस में पागलों की जैसे गेम खेल रहे थे, ऊपर से कुछ बात भी नहीं करते, शायद हो सकता है गूंगे हो। तभी इनके पास में कमीशन से एक मैसेज आता है जहाँ इनके पास में इनका नया सस्पेक्ट था और नया सस्पेक्ट और कोई नहीं बल्कि वान्या थी, यानी कि अब इन्हें वान्या को मारना था। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि जिस लेडी का ये लोग घर लेने के लिए आए थे उसी लेडी का सर काट के इन्होंने फ्रिज में रख रखा था। दूसरी तरफ डिएगो और नंबर 5 आपस में बातें कर रहे थे कि इन्हें पहले से ही पता था कि इनके डैड बहुत ही पहुंचे हुए हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आखिर वो प्रेसिडेंट के मर्डर के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अगर इन्हें पता लगाना है तो इन्हें सबसे पहले अम्ब्रेला अकेडमी में पहुंचना होगा। इसी के कारण वो डिक्शनरी निकालते और अम्ब्रेला अकेडमी के बारे में देखने लगते हैं, लेकिन डिक्शनरी में कहीं पे भी अम्ब्रेला अकेडमी के नाम से कोई भी चीज रजिस्टर्ड नहीं थी। तब ये 1963 की टाइमलाइन को याद करते और याद करते कि अम्ब्रेला अकेडमी से पहले यहाँ पे क्या था। इसी के कारण वो एक अम्ब्रेला शॉप को सर्च करते हैं जहाँ पे सर हारग्रीव्स का पता मिल जाता है। लेकिन जाने से पहले पता चलता है कि लायला रेड रूम के अंदर बैठ के काफी ज्यादा रो रही थी। असल के अंदर उसे ऐसा लग रहा था कि डिएगो को अब उसकी फैमिली मिल गई है और अब वो अपना काम कंटिन्यूअसली करता रहेगा और लायला को अकेला छोड़ देगा। तब डिएगो उसके पास आता है और लायला को समझाता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम बिल्कुल ठीक रहोगी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। इसी के साथ में हम रेमंड को देखते हैं जिससे मिलने के लिए एलिसन को अंदर भेज दिया गया था। रेमंड की हालत असल के अंदर ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एलिसन को कहता है कि मैं जल्द यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, सिचुएशन जल्द ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि 1963 की टाइमलाइन थी जहाँ पे ब्लैक लोगों के साथ में काफी ज्यादा पार्शलिटी थी। लेकिन उसी समय वो एलिसन से पूछता है कि आखिर तुम कल कुछ कहने वाली थी, उन पुलिस ऑफिसर्स के सामने तुम क्या कहने वाली थी? एलिसन कुछ बता पाती इससे पहले उसका टाइम खत्म हो जाता है मिलने का। एलिसन यहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने वही आदमी आता है जो कि क्लाउस का भक्त था और उसके हाथ पे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे जो कि एलिसन को कुछ सिमिलर लग रहे थे। तो एलिसन पूछती है कि ये नाम तुम्हारे हाथ पे कैसे आए? तभी वो आदमी अपने दोनों हाथ खोलता है और एलिसन को कुछ न कुछ याद आने लगता है कि ऐसे नाम उसने पहले भी देखे हैं, लेकिन कहाँ देखे हैं ये नहीं याद आ रहे थे। इसी के साथ हम क्लाउस को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े मैंशन के सामने खड़ा था और वहाँ का दरवाजा तोड़ता है और सीधा अंदर की तरफ चला जाता है। पीछे पीछे बेन भी था क्योंकि बेन ने कभी क्लाउस को छोड़ा ही नहीं था। अंदर आने के बाद पता चलता है कि ये घर इतना बड़ा मैंशन और किसी का नहीं बल्कि खुद क्लाउस का था। बेन बताता
बताता है कि दरवाजे की चाबी मैट के नीचे रखी थी और तुम वहाँ से भी ले सकते थे। जहाँ पे क्लाउस की यहाँ पे बहुत बड़ी सी तस्वीर दिखाई जाती है जो कि बाबा बना हुआ था, लेकिन फिर भी उसे वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी के साथ में हम सीसी और वानिया को देखते हैं जो कि वानिया को बताने की कोशिश कर रही थी कि वो लड़का उसे ठीक नहीं लग रहा है, जरूर वो उसका फैमिली मेंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था। इसी के कारण वानिया को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जिसके बाद सीसी चेक करने लगती है वानिया के हाथों को टच करके कि आखिर वानिया पहले क्या किया करती थी। उसके हाथ इतने ज्यादा सॉफ्ट थे कि वो जरूर कोई फार्मर तो नहीं रही होगी, लेकिन कुछ जगह पे उसके हाथ थोड़े हार्ड थे। अब हम लोगों को तो पता है कि वानिया वायलेंट प्ले किया करती थी, इसी के कारण उसके कुछ जगह पे हाथ हार्ड थे। रात होने पे वानिया को वही सारे ड्रीम्स आने लगते हैं, यानी कि पहले वाले ड्रीम जब वानिया ने पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था और एकदम से वो खुद के नींद में से उठ जाती है क्योंकि उसके सामने लूथर का ही फेस था और आज लूथर उससे मिलने के लिए भी आया था। इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी को पता करने के लिए वो लूथर से मिलने के लिए निकल जाती है। ये चीज सीसी भी रात में देख ही रही थी। इसी के साथ में नंबर 5 और डिएगो सर हारग्रीव्स की फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, वहाँ पे पता करने के लिए कि आखिर सर हारग्रीव्स कहाँ पर है और ताकि वो इनसे बात भी कर सके। ताला तोड़ने के बाद अंदर जाने पे इन्हें कुछ चीजें अटपटी सी लगती है। हॉल के अंदर कुछ अजीब सी चीजें थी। इसी के साथ में कमरों के अंदर भी काफी अलग अलग तरीके के सेटअप कर रखे थे, डॉल्स बैठा रखे थे। ऐसा लग रहा था कि ये सारा सेटअप नकली है और कुछ दिखाने की कोशिश करी गई है कि जैसे यहाँ पे ऑफिस चलता है लेकिन काम कुछ और होता है। दोनों ही अलग अलग जाके अलग अलग कमरों के अंदर चीजें ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे नंबर 5 को एक लेटर मिलता है जो कि 18 नवंबर 1963 का था। ये सर हारग्रीव्स के लिए एक इन्विटेशन कार्ड था, यानी कि सर हारग्रीव्स इस जगह पे 18 नवंबर को जाने वाले थे। इसी के साथ में डिएगो के सामने एक आदमी आता है और नंबर 5 के सामने और कोई नहीं बल्कि पोगो आता है, लेकिन पोगो इस समय बहुत ही छोटा बच्चा था। नंबर 5 उसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन पोगो को इस समय तक बोलना नहीं आता। इवन वो नंबर 5 के ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ डिएगो के सामने एक आदमी था नकाबपोश जो कि कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक करता जा रहा था। डिएगो भी उससे फाइट कर ही रहा था। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट चल रही थी, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है यानी कि उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है और वो सर हारग्रीव्स निकलते हैं। डिएगो एकदम से रुक जाता है और तभी कहता है डैड, क्योंकि वो अपने फादर को तो नहीं मार सकता, लेकिन सर हारग्रीव्स को नहीं पता था कि ये बच्चे फ्यूचर से आए हैं। इसी के कारण वो डिएगो को चाकू से काफी ज्यादा घायल करके वहाँ से निकल जाते हैं और पोगो को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।